औरंगजेब जो था एक शासक, कैसा शासक था, आपको क्या लगता है? औरंगजेब निश्चित रूप से एक धर्मांध और क्रूर शासक के रूप में नजर आता है। कुछ इतिहास चिंतक दूसरे पक्ष के बारे में भी लिखते हैं कि वह एक सफल शासक था और उसने ढेर सारे मंदिरों को दान भी दिया था। इसमें तो कोई संशय नहीं है कि उसने मंदिरों को नहीं तोड़वाया था। हाँ, मंदिरों को तोड़वाया भी था, तोड़वा करके कुछ मंदिरों के ऊपर मस्जिद भी बनवाया था। अभी आपने बोला इतिहासकारों के खेमे, सबके अलग अलग यदि खेमे होने लगे तो वास्तविकता पहचानी कैसे जाएगी? कतिपय लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए हाँ, अपना कुछ उद्बोधन ऐसा दे देंगे हाँ, या कुछ ऐसा लेख लिख देंगे जिससे कि वह चर्चा में आ जाए। यह विकृति अब से नहीं है, ये बहुत पहले से है और इसी विकृति से बचने के लिए इतिहासकार को राग द्वेष से मुक्त होकर के इतिहास लेखन करना चाहिए। आपने बात की जिजिया टैक्स की, उस टैक्स में उसने क्या लगा दिया था कि आदमी मजबूरन इस्लाम कबूल करना चाहता था? गरीबी धर्म का नाश है। निरंकुश और तानाशाह शासक की कुनीतियों से हम सुरक्षित रहें, उसके लिए धर्मांतरण मध्यकाल में हुए, जिसमें औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हुआ। अब यहाँ पे रेशियो इस चीज का आता है कि अगर उसने 15 मंदिर तोड़ दी तो उसने 100 मंदिरों के लिए चंदा दिया, 100 मंदिरें बनवाई। ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि 15% मंदिर हाँ, उसने तोड़े थे और 75% मंदिर जो है उसने बनवाए थे। आज भी ये प्रोपोगंडा एक इकोसिस्टम बन गया है कि किसी के लिए औरंगजेब हीरो है और विलन बन चुके हैं राणा सांगा। किस लिए? क्या ये कोई प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है या अभी भी लगता है आपको कि अभी भी इतिहास के साथ कोई ना कोई छेड़खानी हो रही है? जब समझदार लोग, इतिहासकार के जानकार लोग जब मौन होने लगते हैं तो समाज में विकृतियां पैदा होने लगती हैं। इस हिसाब से क्या पढ़े लिखे लोग अब डर के चुप हो जा रहे हैं? या दबाव में किसी चीज़ का डर है, दबाव है, इसीलिए तो नहीं बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है, और मुखर होने की जरूरत है। हाँ, और मुखर होकर के अपनी बात रखने की जरूरत है। हाँ, नहीं तो सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ लोग पद से जाने जाते हैं और कुछ लोगों से पद जाना जाता है। मेरे बलिया जनपद में जी, मैं बलिया जनपद का रहने वाला हूँ। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बिहार से बॉर्डर लगता है। तो एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है जी, कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है तो इसमें सूरज का क्या दोष है। मैं एक निष्कर्ष देना चाहूंगा कि औरंगजेब 49 वर्षों तक शासन किया। जी, विश्व विजेता की भी उपाधि उसको से जुड़ी हुई थी, आलमगीर। जी, औरंगजेब के अमानवीय कृत्यों ने उसे एक सफल शासक का स्थान नहीं दिला पाया। औरंगजेब को धार्मिक और कट्टर मौलवी की दृष्टि से देखेंगे तो इस दिशा में वह सफल रहा। इतिहास का सबसे अमानवीय कृत्य करने वाला, घृणित अगर भारत में कोई शासक हुआ तो उसमें सबसे ऊपर औरंगजेब का नाम लिखा जाएगा। महाराणा राजा सांगा पर जो रामजी लाल सुमन का विवादित बयान आया है, उस पर आपके क्या विचार हैं? शौर्य शरीर धारण कर लेता है तब राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा जैसे सपूत कहलाते हैं। 49 वर्ष तक देश पर राज करने वाला वो शासक जिसका नाम औरंगजेब है, ये क्रूर आतताई धर्मांध मुगल बादशाह था, या ऐसा शासक जिसने धर्म और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल सत्ता को कायम करने के लिए किया।
हमने सोचा इस पर तर्क के साथ बात की जाए। इसीलिए हमारे साथ आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी हैं, जो कि इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, जैसे कि आप देख रहे हैं आज के समय में औरंगज़ेब को लेके तमाम विवादों में, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो या स्कॉलर्स के स्तर पे हो, हर किसी में एक मतभेद बना हुआ है। राजनीति इसको अपने तरीके से देख रही है, स्कॉलर्स इसे अपने तरीके से देख रहे हैं। इस विषय में हमने सोचा कि हम भी किसी एक इतिहासकार, इतिहास के प्रोफेसर से बात करें, तो वास्तविकता क्या है? औरंगज़ेब जो था एक शासक, कैसा शासक था, आपको क्या लगता है? थैंक यू शशि जी, धन्यवाद। जब हम भारतीय संस्कृति सभ्यता के आलोक में एक शासक के अधिकार और कर्तव्यों की बात करेंगे तो सबसे पहले चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, उसकी कालजयी कृति है अर्थशास्त्र, जिसमें राजा के अधिकार और कर्तव्य की व्याख्या की गई है। जी। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, प्रजा के कल्याण के लिए सतत कार्यशील रहना चाहिए और उसको न्याय दिलाने के लिए न्यायप्रिय कार्य होने चाहिए। जब इस अर्थशास्त्र की जो सर्वांगीण और सर्वकालिक व्याख्या पर हम के तराजू पर देखते हैं तो औरंगजेब निश्चित रूप से एक धर्मांध और क्रूर शासक के रूप में नजर आता है, क्योंकि उसने धर्म विशेष के लोगों पर जजिया कर लगाया था, जिसे हम कह सकते हैं कि हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया था। और ऐसा लगता है कि उसका जजिया कर लगाने के पीछे ये मंशा थी कि ऐसा हिंदुओं पर दबाव बनाया जाए कि हिंदू धर्म परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। शासन में उसने अधिकारियों और पदाधिकारियों के पद पर जो हिंदू बैठे थे, कालांतर में उनकी जगह पर मुस्लिम अधिकारियों और पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह मूर्तियों और के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न जो आयाम हैं, जैसे तिलक लगाना और पूजा पद्धति में मेला हुआ या मेले में कोई विशेष आयोजन, गायन वादन, इस पर उसने प्रतिबंध लगाया था। तो अब प्रश्न उठता है कि दूसरा पक्ष क्या है? कुछ इतिहास चिंतक दूसरे पक्ष के बारे में भी लिखते हैं कि वह एक सफल शासक था और उसने ढेर सारे मंदिरों को दान भी दिया था, मंदिरों को तोड़वाया नहीं था। इस पर मेरा विचार है, जो भी मैंने इतिहास का सांगो पांगो अध्ययन किया है औरंगजेब के ऊपर, कि अगर कतिपय मंदिरों को वह दान दिया है तो उसके पीछे उसके धार्मिक नीति की कुटिलता परिलक्षित होती है, जिससे कि हिंदुओं को अनावश्यक विद्रोह से बचा जाए। और इसमें तो
कोई संशय नहीं है कि उसने मंदिरों को नहीं तोड़वाया था। हाँ, मंदिरों को तोड़वाया भी था, तोड़वा करके कुछ मंदिरों के ऊपर मस्जिद भी बनवाया था। और उन इतिहासकारों के बारे में, इतिहास चिंतकों के बारे में जो दूसरे खेमे के हैं, जो उसको एक सफल शासक के रूप में वर्णित करते हैं, तो देखिए इतिहास में, इतिहास लेखन एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा अध्याय है कि इस पर अगर छेड़छाड़ की जब बात आती है कि इतिहास में छेड़छाड़ हुई है, तो राग द्वेष से मुक्त हो करके जब किसी ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक चरित्र के बारे में इतिहास का चिंतक अपनी लेखनी नहीं उठाता है और पक्षपातपूर्ण अपने मनगढ़ंत बातों को उसमें अभिलिखित कर देता है, तो यह सबसे बड़ा इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। अभी आपने बोला इतिहासकारों के खेमे, सबके अलग अलग यदि खेमे होने लगे तो वास्तविकता पहचानी कैसे जाएगी? आज के 100 साल बाद जो अभी का इतिहास है, जो पहले का इतिहास है, उस हर खेमा अपने लिए लिखेगा, तो फिर ये हो जाएगा कि आबादी के हिसाब से या तो इस समय की पावर या पहले की पावर, लोग जैसे पहले करते थे राजा के लिए वैसे अब के इतिहासकार राजा के लिए कर रहे हैं। कहाँ तक सही है ये बात? चूंकि इतिहास लेखन में सेमिनार, संगोष्ठियों का आयोजन होता है जी, और विवादित बिंदुओं की सार्वभौमता के लिए जो शोध पत्र पढ़े जाते हैं, व्याख्यान होते हैं, उसमें से जो एक बहुमत के साथ राय बनती है उसको ही इतिहास का समृद्ध अंग माना जाना चाहिए, और ऐसा होता भी है। कतिपय लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए अपना कुछ उद्बोधन ऐसा दे देंगे या कुछ ऐसा लेख लिख देंगे जिससे कि वह चर्चा में आ जाए। यह विकृति अब से नहीं है, ये बहुत पहले से है, और इसी विकृति से बचने के लिए इतिहासकार को राग द्वेष से मुक्त होकर के इतिहास लेखन करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमेशा समृद्ध और संपन्न समाज का निर्माण तभी कर पाएंगी जब इतिहासकार जो है वह तथ्यों के आधार पर इतिहास लेखन करे। आपने बात की जिजिया टैक्स की, क्या उस समय इस टैक्स में इतना क्या था कि धर्म जैसी चीज, आदमी इतने दबाव में आ गया उस समय कि धर्म जैसी चीज, आदमी धर्म के लिए यहाँ लड़ जा रहा है, एक दूसरे से लड़ाई हो जा रही है, बहस हो जा रही है, उस समय इतना क्या उसका आतताई आक्रमण था कि उस टैक्स में उसने क्या लगा दिया था कि आदमी मजबूरन इस्लाम कबूल करना चाहता था? जनता के ऊपर, सामान्य जनता के ऊपर आर्थिक बोझ, एक कहावत है कि गरीबी धर्म का नाश है। तो जीविकोपार्जन कैसे हो, किस तरह से निरंकुश और तानाशाह शासक की कुनीतियों से हम सुरक्षित रहें, उसके लिए धर्मांतरण मध्यकाल में हुए, जिसमें औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हुआ। प्रमाण के हिसाब से तमाम इतिहासकार अपनी बात रखते हैं। ये फिर पक्ष की बात आ गई कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाई, जैसा इसका उल्लेख आप कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसने मंदिर तोड़वाई। अब यहाँ पे रेशियो इस चीज़ का आता है कि अगर उसने 15 मंदिर तोड़ दी तो उसने 100 मंदिरों के लिए चंदा दिया, 100 मंदिरें बनवाई, तो आप वो 15 वाला देखेंगे या 100 वाला देखेंगे? तो उस बनाम पे अगर आदमी देखे, अब इतिहासकार कुछ बताते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने सही किया। ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि 15% मंदिर उसने तोड़े थे और 75% मंदिर जो है
उसने बनवाए थे। तमाम इतिहासकारों ने जिक्र किया है। पहले ही मैं कह चुका हूं कि इतिहास लेखन जी। जब भी राग द्वेष से मुक्त नहीं होती है तो इतिहासकार अपने चश्मे से जब देखने लगता है, तटस्थ होकर के इतिहास लेखन नहीं करता है, तो विकृति वहीं पैदा होती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और इतिहास में जो विकृतियां हैं उसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजी इतिहासकारों ने कुछ भारतीय इतिहास लेखन के साथ छेड़छाड़ की, कुछ कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने किया और कुछ मुगल दरबार के जो लेखक थे या जो अपनी आत्मकथा लिखते थे, कोई भी व्यक्ति जब अपनी आत्मकथा लिखता है तो वह अपनी आलोचना नहीं लिखता है। आज भी ये प्रोपोगंडा एक इकोसिस्टम बन गया है कि किसी के लिए औरंगजेब हीरो है और विलन बन चुके हैं राणा सांगा। किस लिए? क्या ये कोई प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है या अभी भी लगता है आपको कि अभी भी इतिहास के साथ कोई ना कोई छेड़खानी हो रही है? जब समझदार लोग, इतिहासकार के जानकार लोग जब मौन होने लगते हैं तो समाज में विकृतियां पैदा होने लगती हैं। बुद्धिजीवियों को सजग हो जाना चाहिए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, कि सही तथ्य समाज के सामने आए जिससे कि देश का और समाज का भला हो सके। इस हिसाब से क्या पढ़े लिखे लोग अब डर के चुप हो जा रहे हैं? या दबाव में किसी चीज़ का डर है, दबाव है, इसीलिए तो नहीं बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है, और मुखर होने की जरूरत है। हाँ, और मुखर होकर के अपनी बात रखने की जरूरत है। हाँ। नहीं तो सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ लोग पद से जाने जाते हैं और कुछ लोगों से पद जाना जाता है। और मैं तो बौद्धिक समाज से, भारतीय समाज के सभी सम्मानित नागरिकों से यह निवेदन के तौर पर मैं कहूंगा कि जो भी बोले अध्ययन करके बोले, सोच कर बोले, समझ के बोले, जिससे कि समाज में कोई विकृति न पैदा हो। हाँ। क्योंकि अगर पढ़ के नहीं बोलेंगे, डिस्कशन करके, संवाद करके नहीं बोलेंगे, तो मेरे बलिया जनपद में जी। मैं बलिया जनपद का रहने वाला हूं। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बिहार से बॉर्डर लगता है। तो एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है जी कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है तो इसमें सूरज का क्या दोष है। इसलिए सजग रहने की जरूरत है और हमेशा सोच समझ करके समाज पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। एक लाइन में औरंगजेब के बारे में जो भी मैं पढ़ा लिखा हूं पुस्तकों को, उसके आधार पर मैं एक निष्कर्ष देना चाहूंगा कि औरंगजेब 49 वर्षों तक शासन किया जी। विश्व विजेता की भी उपाधि उसको से जुड़ी हुई थी, आलमगीर जी। जहां तक एक शासक के रूप में मेरा विचार है, औरंगजेब के एक अमानवीय कृत्यों ने उसे एक सफल शासक का स्थान नहीं दिला पाया। लेकिन जब हम एक औरंगजेब को धार्मिक और कट्टर मौलवी की दृष्टि से देखेंगे तो इस दिशा में वह सफल रहा। जहां तक औरंगजेब की क्रूरता का प्रश्न है तो मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज की निर्दयतापूर्वक घृणित तरीके से हत्या करवाया। और इस संदर्भ में एक और घृणित उदाहरण औरंगजेब का मिलता है कि उसने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की सर को धड़ से अलग कर दिया था, जहां पर आज
गुरुद्वारा शीशगंज जो दिल्ली में है के नाम से जाना जाता है। तो उसी क्रूरता की ढेर सारे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। तीर्थों पर वह जो है हिंदू तीर्थयात्रियों पर तीर्थों पर उस प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा जब हम सामाजिक परिवेश में देखते हैं तो धर्मांतरण अधिक से अधिक कैसे हो, किस दबाव से, शासन के किस दबाव से हो। जब किसी हिंदू परिवार में दो भाइयों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद होता था तो वह जो इस्लाम स्वीकार कर लेता था पूरी संपत्ति उसको दे देता था। तो मैं समझता हूं कि इतिहास का सबसे अमानवीय कृत्य करने वाला घृणित अगर भारत में कोई शासक हुआ तो उसमें सबसे ऊपर औरंगजेब का नाम लिखा जाएगा। महाराणा राजा सांगा पर जो रामजी लाल सुमन का विवादित बयान आया है उस पर आपके क्या विचार है? पहले तो मैं एक बात बहुत निवेदन के साथ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि व्यक्ति जब सार्वजनिक कार्यों, देश हित के कार्यों के लिए अपने को अर्पित और समर्पित कर देता है तो वह पुरुष की श्रेणी से उठ करके महापुरुष की श्रेणी में चला जाता है। और हमारे देश के महानायकों ने अपने अप्रतिम त्याग बलिदान से भारत की सनातन संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा, सर्वभौम सुखना की गौरवमयी परंपरा को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए बहुत त्याग और बलिदान दिए हैं। लेकिन एक अंग्रेजी का फ्रेज है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कुछ बोलने से पहले किसी भी व्यक्ति को मैं सम्मान करता हूं, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय का, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन इतना तो मैं कहना चाहूँगा ही कि जब शौर्य शरीर धारण कर लेता है तब राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा जैसे सपूत कहलाते हैं। और राणा सांगा का इतिहास किसी के वाचन या पठन का मोहताज नहीं है। वह जन जन और जो भी भारतीय अस्मिता, संस्कृति, सभ्यता और गौरव गाथा से अपने को जोड़ता है तो सबसे पहले शिखर पर राणा सांगा को पाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जो कि इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ें, हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मैं शशिकांत।